मां ताप, यानी सबसे पहले चीज क्या पढ़ेंगे हम, हीट यानी उष्मा। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, ताप टेम्परेचर। और तीसरी चीज हमारे पास क्या है, उष्मा गतिकी। और उसके अलावा जो हम पढ़ेंगे वो एक टॉपिक और है प्यारे बच्चों यहां, जिसका नाम क्या है, उष्मीय प्रसार यानी हीट एक्सपेंशन। हीट एक्सपेंशन के साथ आप चालन भी पढ़ोगे, यानी उष्मीय प्रसार के साथ उष्मीय चालन भी पढ़ना है कि उष्मीय चालन किस प्रकार से होता है किसी भी माध्यम में, तो यह भी पढ़ना है। जैसे हम कहें कि उष्मा आपके पास क्या होती है, हीट, ताप आपके पास क्या है, टेम्परेचर, और उष्मा गतिकी को हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स। यानी ये चीजें हमारे पास खास है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे उसमें प्रसार आता है, ये होती है हीट एक्सपेंशन, कि जैसे आपने किसी का तापमान बढ़ाया है तो उससे एक्सपेंशन यानी प्रसार होता है। जैसे आपको बताया जाता है रेलगाड़ी की पटरियों के बीच खांच छोड़ी जाती है, गैप दिया जाता है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस जाती है उनके वायरों में लूजनिंग यानी ढील दी जाती है, इसका कारण हीट एक्सपेंशन ही है। उसके साथ उसमें चालन यानी हीट कंडक्शन, हीट का जो कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होती है, वो रेडिएशन के है, चलन कैसा होता है वो भी हमें पढ़ना है। तो हीट कंडक्शन भी पढ़नी है, उसके प्रकार पढ़नी है, थर्मोडायनेमिक उष्मागतिकी भी पढ़नी है, उष्मागतिकी का प्रथम नियम द्वितीय नियम भी पढ़ना है। तो ये चीजें कुछ खास है। अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उष्मा क्या है, कि जो आपको बताया जाता है कि उष्मा क्या है, तो उष्मा एक रूप है ऊर्जा का, कि एक प्रकार की ऊर्जा है हमारे पास। उष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी ये ऊर्जा का रूप है जो गर्मी का अनुभव करवाती है, जो हमें किसका अनुभव करवाती है, गर्मी अनुभव करवाती है, गर्मी का आभास देती है। वो चीज क्या होती है, हीट होती है। यानी कि किसी भी वस्तु में उसके ताप को दर्शाने का काम कौन करती है, उष्मा करती है। यानी किसी वस्तु में, कि आपके पास कोई भी वस्तु है तो किसी वस्तु में ताप को दर्शाने का काम, ताप को जो दर्शाने का काम करती है वो कौन करती है, उष्मा। तो हमारे पास टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है किसी भी बॉडी के अंदर, कि वो बॉडी हीट है या कोल्ड है, तो उसके ताप को रिप्रेजेंट करने का काम किसके अधीन है, हीट के अधीन है। अब उष्मा के लिए उष्मा क्या करती है, जैसे कोई वस्तु गर्म है और दूसरा हिस्सा उसका कैसा है, ठंडा। क्या आपने देखा होगा जब आपका चूल्हे पे पतीला रखा जाता है तो वो धीरे धीरे गर्म होता है, और उसका डंडी वाला हिस्सा है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, गर्म। यानी पहले क्या था, वो ठंडा। जब आपने पतीला रखा, पानी को गर्म करना या कोई भी चीज आपने गर्म करनी, उबालना स्टार्ट की, तो तब तक ऊपर का हिस्सा कैसा था, ठंडा। धीरे धीरे ऊपर तक गर्म होता है, फिर डंडी की तरफ बढ़ता है। इसीलिए हम जो पतीले इस्तेमाल करते हैं, जो डंडी वाले पतीले होते हैं, उनके ऊपर कोटिंग रखते हैं। कोटिंग या तो प्लास्टिक की करते हैं या हम किसकी लगाते हैं, लकड़ी की। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि उष्मा का बहाव होता है, फ्लो होता है, गति करती है उष्मा कहां से कहां, कि जिस जगह उष्मा ज्यादा है और जिस जगह क्या है, उष्मा कम है, तो उष्मा चलती है, उष्मा का बहाव होता है। उष्मा का जो बहाव है वो ज्यादा से किसकी ओर होता है, कम। यानी ज्यादा उष्मा वाली वस्तु से, ज्यादा उष्मा वाली वस्तु से किसकी ओर होता है, कम उष्मा वाली वस्तु की ओर। यानी जो ज्यादा उष्मा वाली वस्तु है उससे कम उष्मा वाली वस्तु की ओर क्या होता है, बहाव होता है किसका, उष्मा का। यानी आपके पास जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट थी, जैसे मान लीजिए
ये आपके पास कोई भी पतीला है और जिसके साथ है डंडी है, इसके साथ नीचे आपने क्या जला रखा है, चूल्हा। तो इसमें जो भी पदार्थ है वो तो गर्म होगा ही होगा, साथ में इस बर्तन की भी सारी सतह क्या होने लगेगी, गर्म होने लगेगी। तो धीरे धीरे उष्मा क्या करने लगती है, ऐसे चलने लगती है, यानी उष्मा उसके पेंदे से पहले ऊपर तक और साथ में किस ओर बहाव करती है, डंडी की ओर। तभी कहा जाता है कि उष्मा का बहाव कहां से कहां होता है। यहां जब जल रहा है ईंधन तो यहां उष्मा कैसी है, ज्यादा, और इस वस्तु के पास उष्मा क्या है, कम। तो इसीलिए उष्मा का बहाव किस ओर से किस ओर होता है, तो ज्यादा उष्मा वाली वस्तु से कम उष्मा वाली वस्तु की ओर। अब उष्मा के लिए जरूरी चीज क्या है, कि जो उष्मा के लिए जरूरी चीज है वो है तापमान। कि उष्मा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, कि उष्मा के बहाव के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, कि उष्मा का बहाव कब होता है, तो तापांतर के कारण। तापांतर का मतलब होता है टेम्परेचर डिफरेंस, कि जो हीट फ्लो होगी वो किसकी वजह से होगी, तापांतर के कारण, यानी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। कि दो बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा। कि जैसे हमारे पास एक बर्तन ये है और इसके पास हमने दूसरा बर्तन ये रख दिया, बिल्कुल इसको सटका के स्पर्श में, तो इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, मान लीजिए T1 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर है वो है आपका T2 डिग्री सेल्सियस। कहता क्या है कि जो T1 है वो T2 से अगर ज्यादा है तो उष्मा का बहाव किस वस्तु से किस वस्तु की ओर होगा, ये वस्तु A है, ये वस्तु B है, ऐसे देगा। तो उष्मा गतिकी में और उष्मा के बहाव में पूछता आपसे कि उष्मा के बहाव के लिए जरूरी चीज क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। अब हमेशा हम जानते हैं कि जिसके पास उष्मा ज्यादा है उसके पास तापमान भी क्या होगा, ज्यादा। जिसके पास उष्मा कम है उसके पास तापमान भी क्या होगा, कम। अब वो कहता है कि उष्मा कहां से कहां चलेगी, तो उष्मा ए से कहां चलेगी, बी की ओर चलेगी। तो यानी उष्मा का बहाव ए से किसकी ओर होगा, बी की ओर होगा। और ये कब तक होता रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब ए से बी की ओर होता है तो यह बहाव उष्मा का कब तक होता है, कि ये जो फ्लो है हीट का ये कब तक होगा, कि जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान समान ना हो जाए। कि जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक समान ना हो जाए तब तक ये फ्लो होता रहेगा। कि जब तक दोनों वस्तुओं का तापमान एक समान ना हो जाए तब तक आपके पास ये फ्लो होता रहेगा। तो उस दौरान तापमान जब बराबर हो जाएगा तो फ्लो एकदम से क्या होगा, रुक जाएगा। तो इसलिए जो वस्तु का तापमान है वो किस पर निर्भर करता है और उष्मा किस पर निर्भर करती है। तो तापमान आपके पास किस चीज पर निर्भर करता है, एक तो वस्तु की प्रकृति पर, दूसरा उसकी उष्मा पर। तो तापमान दो चीजों पर निर्भर कर रहा है। आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि तापमान किसी भी वस्तु के पास है तो तापमान किस पर निर्भर करता है, वस्तु के लिए। तो तापमान जो डिपेंड होता है ऑब्जेक्ट के लिए वो किस चीज पे होता है, तो तापमान डिपेंडेंट करता है, टेम्परेचर डिपेंड्स। इसको आप कैसे याद रखेंगे कि टेम्परेचर डिपेंड्स। तो टेम्परेचर डिपेंड्स करता है किस प्रॉपर्टी पर, नंबर एक नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की प्रकृति पर। कि पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर करता है। नंबर दो उसमें समाहित उष्मा, यानी पदार्थ की उष्मा, यानी पदार्थ के पास उष्मा कितनी है,
तो पदार्थ की उष्मा पर निर्भर करती है। तो आपके पास जो टेम्परेचर है किसी भी बॉडी का, वो डिपेंड्स करता है, तापमान वस्तु का निर्भर करता है वस्तु की किस चीज पर। नंबर 1 उस प्रॉपर्टी, उस सब्सटेंस की नेचर पर। नंबर 2 पदार्थ की उष्मा पर, यानी हीट ऑफ सब्सटेंस। अब बात आती है कि उष्मा किस पर निर्भर करती है, कि हमारे पास क्वेश्चन आता है कि उष्मा किस पर निर्भर करती है, कि उष्मा जो निर्भर करती है, हीट डिपेंड्स करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, वो किस पे करती है। तो उष्मा जो निर्भर करती है किसी भी वस्तु की, यानी हीट डिपेंड्स, कि जो ऑब्जेक्ट की हीट है वो डिपेंड्स करती है किसके ऊपर। तो हीट डिपेंड्स करती है प्यारे बच्चों, नंबर 1 टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यानी हीट इन एनी ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है कि जो वस्तु में उष्मा निहित है वो किस पर निर्भर करती है। तो वस्तु के अंदर जो निहित उष्मा है वो नंबर 1 टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, नंबर 1 तापमान पर निर्भर करती है कि वस्तु का तापमान कितना है, यानी फर्स्ट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। नंबर 2 डिपेंड्स अपॉन मास, यानी जो हीट है वो जो समाहित है, उष्मा किसी भी वस्तु में समाहित है तो वो उस वस्तु के तापमान और उस वस्तु के द्रव्यमान पर क्या करती है, निर्भर करती है, डिपेंड करती है। तो यानी आपको याद रखनी है 2 क्रिएचर्स ऑन विच हीट इन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड बाय डिपेंड्स, कि किसी भी वस्तु में उष्मा स्टोर्ड पड़ी है वो उसकी किस चीज पर निर्भर करती है। तो नंबर 1 टेम्परेचर पर, नंबर 2 आपके मास पर। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों हमारे पास हीट के चलते, कि हीट किसी भी वस्तु में क्या दर्शाती है। तो हीट किसी भी वस्तु में उसके टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करती है। नंबर 1 हीट अपने आप में एक तरह की ऊर्जा है जो हमें किसका अनुभव करवाती है, गिव्स विच टाइप ऑफ सेंसेशन टू अस, हीट यानी गर्मी का अनुभव, यानी हमें क्या, ताप का अनुभव देती है। कि कोई भी वस्तु के जब हम हाथ लगाते हैं, चूल्हे पे अगर पड़ी है तो हम क्या करते हैं, पहले से अनुमान लेते हैं किसके द्वारा, स्किन के द्वारा, हमारी त्वचा के द्वारा हम तापमान का अनुभव करते हैं कि वो ठंडी है या वो कैसी है, गर्म है। तो अब हमने बहाव भी पढ़े कि बहाव कैसे होता है हीट का, कि ज्यादा से किस ओर जाती है, हमेशा कम। निर्भर किस पे करती है, ये तापांतर यानी टेम्परेचर डिफरेंस पे। अब बात आती है कि कार्य और उष्मा दोनों ऊर्जा के रूप हैं, कि कार्य भी उष्मा भी दोनों किसके रूप हैं, ऊर्जा के रूप हैं। फिर भी दोनों में फर्क किसका है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए हम अंतर स्पष्ट कर देते हैं प्यारे बच्चों। कि आपसे कहा जाता है कि जो हम कार्य करते हैं वो भी तो ऊर्जा है, और जो हम उष्मा की बातें पढ़ रहे हैं वो भी तो ऊर्जा है। क्वेश्चन टैग होता है कि कार्य और उष्मा ये दोनों रूप किसके हैं, ऊर्जा के रूप हैं। ये दोनों किसके रूप हैं, ऊर्जा के रूप हैं। फिर भी दोनों में अंतर है किसका, वैसे दोनों किस टाइप के फलन हैं ये भी याद रखना। क्वेश्चन आता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, बता देता हूं कि अगर आपसे कभी क्वेश्चन किया जाए किसके चलते, उष्मा गतिकी के चलते, ये आगे इतना नहीं पढ़ाया जाएगा तो इसलिए थोड़ी सी डिटेल यही दे देते हैं कि उष्मा गतिकी के अधीन, यानी उष्मा गतिकी के चलते, एज पर थर्मोडायनामिक्स, कि कार्य और उष्मा किस तरह के फलन होते हैं, यानी ये दोनों किस तरह के फंक्शन हैं। तो ये दोनों प्यारे बच्चों एक तरह से पाथ फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं, पाथ, पाथ पर निर्भर करते हैं ये, यानी जिस रास्ते पे चलते हैं उसी पे निर्भर करते हैं ये, क्योंकि वर्क किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे। और इसी तरीके से जो आपकी हीट है वो किस पे निर्भर कर रही है, पूरी बॉडी पे, क्योंकि हीट पूरी बॉडी से फ्लो करके जाती है। ये नहीं है कि इस पॉइंट से डायरेक्ट कूद के यहां चली जाए, ऐसा पॉसिबल है नहीं है। तो हीट को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, कंप्लीट मीडियम विल बी रिक्वायर्ड टू द फ्लो ऑफ हीट, एंड सिमिलरली द पाथ इज रिक्वायर्ड फॉर वर्क डन।
तो ये चीजें हैं, ये दोनों अपने आप में कैसे फंक्शन होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। पाथ फंक्शन को हम हिंदी में लिखते हैं पथ फलन, यानी दोनों के दोनों किस तरह के फलन होते हैं, ये दोनों आपके पथ फलन होते हैं। अब दोनों ऊर्जा के रूप में, दोनों में अंतर क्या है, कि जो अंतर है इन दोनों में वो ये है प्यारे बच्चों कि कार्य को करने के लिए ताप की आवश्यकता नहीं होती। अंतर अगर स्पष्ट करना हो तो अंतर स्पष्ट करने के लिए हमें यह बताना होगा कि कार्य के लिए तापांतर की आवश्यकता नहीं होती, कि कार्य के लिए जो हम काम करते हैं उसमें हमें टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, तापांतर की आवश्यकता नहीं होती। यह आपको याद रखना है, नंबर 1। नंबर 2 कि तापांतर की आवश्यकता नहीं होती किसके लिए, जब हम बात करते हैं किसकी, कार्य की। नंबर 2, उष्मा जो ऐसी चीज है, हीट ऐसी चीज है, तो उष्मा के लिए तापांतर की आवश्यकता होती है। तो जो हीट है उसके लिए, उष्मा के लिए आवश्यकता होती है किसकी, तापांतर की, यानी ताप के अंतर की। तो तापांतर की आवश्यकता होती है किसके लिए, हीट के लिए। तो दिस बी द क्राइटेरियन फॉर डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड हीट, यानी ये हमने अंतर स्पष्ट किया है प्यारे बच्चों, कार्य के लिए और किसके लिए किया है, उष्मा के लिए। तो कार्य और उष्मा के बीच अंतर किसकी वजह से है, तो दोनों के बीच जो अंतर है वो तापमान की वजह से है। कार्य के लिए किसी तापांतर की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उष्मा के लिए तापांतर की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि हमारे पास जो इसकी व्यावहारिक इकाई होती है, तो व्यावहारिक जो इकाई होती है किसके लिए, हीट के लिए, वो कौन सी होती है। व्यावहारिक का मतलब होता है कि जो इसकी बिहेवियर यूनिट होती है, यानी इसकी नॉर्मल जो बेसिक यूनिट हम यूज करते हैं उसे हम किस तौर पे यूज करते हैं, तो वो इसकी कॉमर्शियल यूनिट कौन सी होती है, कैलोरी। यानी कैलोरी जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं इसकी कौन सी यूनिट के रूप में, वो यूज होती है प्यारे बच्चों बेसिक, नॉर्मल, कॉमन या व्यावहारिक इकाई, यानी डेली यूज की। जैसे ही आप कोई भी खाने की चीज लेके आते हो, तो जैसे आपके पास कोई भी खाने का पैकेट है, जैसे आपके पास कोई भी कुरकुरे या चिप्स का पैकेट आपने लिया है, तो चिप्स या कुरकुरे का पैकेट है, उस पे एक टैग लगा होता है किसका, इनग्रेडिएंट्स का। किसका लगा होता है, इनग्रेडिएंट। और इनग्रेडिएंट में चीजें लिखी होती है बॉक्स के अंदर। वो जो बॉक्स बना होता है उसमें आपके पास एक साइड कॉलम बना होता है, जैसे फैट इतनी है, शुगर इतनी है, साल्ट इतना है, कार्बोहाइड्रेट्स इतना है, प्रोटीन इतनी है। तो ये चीजें देकर दूसरी साइड वो क्या लिखता है, उनकी एनर्जी, यानी ये चीज इतनी एनर्जी देगी इतने मिलीग्राम से, ये चीज इतनी देगी, तो वो किस में होती है, कैलोरीज में। तो कोई भी चीज आप खाते हो, कोई भी चीज आप पीते हो, जो बंद पैकेट्स में आती है उनमें हर ग्रेडियंट की क्या दी होती है, आपको एनर्जी क्वांटिटी दी होती है, कैलोरीज दी होती है। तो तभी लोग 0 कैलोरीज की भी क्वांटिटी को यूज करते हैं जीभ के स्वाद के लिए। जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि जो हमारी खास तौर पर चीनी आती है, तो चीनी आती है तो डुप्लेसिन भी आती है, ठीक है, एस्पार्टेम भी आती है, एलिटेम भी आती है, कार्बोक्सीहाइड्रेज भी आती है। तो ये जो चीजें हैं वो खास तौर पर एक तरह से स्वीटनिंग एजेंट का काम करते हैं, तो वो हमारी बॉडी में टूटते नहीं हैं, वो हमें कोई कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करते। तो ये एक खास क्वेश्चन है कि जो कैलोरी के चलते आता है। जैसे लिख देता हूं कि जैसे हम पढ़ते हैं एस्पार्टेम, एस्पार्टेम पढ़ते हैं हम, नंबर 1। नंबर 2 सुक्रालोज भी पढ़ते हैं, सुक्रालोज ये कार्बोक्सीडेज है, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म ही है सुक्रालोज। इसी तरीके से एलिटेम होता है, एलिटेम। इसी तरीके से सैक्रीन होती है, इसी तरीके से क्या होती है, सैक्रीन। और इसी तरीके से जो सैक्रीन हम इस्तेमाल करते हैं ये 500 से 550 गुना होती है। एलिटेम, एल सबका टेम पास हो जाएगा, तो 2000 गुना मीठी होती है। एस्पार्टेम 100 गुना मीठी होती है, सुक्रालोज 600 गुना मीठी होती है, और एक डुप्लिसिन भी आती है। तो जो आपकी डुप्लिसिन जो होती है ये भी आपके पास एक स्वीटनिंग एजेंट होते हैं,
ये स्वीटनिंग एजेंट आपकी बॉडी में डिकम्पोज या ब्रेक डाउन नहीं होते, आपको कोई एनर्जी नहीं देते। तो ये प्रॉपर्टी थी, थोड़ी सी हमने अलग से उठाई है, किसकी? कैलोरीज की, कैलोरी की व्यवहारिक इकाई की। अब एक कैलोरी क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी इज इक्वलेंट टू, आपसे पूछा जाता है कि जब जब जल का ताप जल का जो ताप है, जल कितना लेना है? 1 ग्राम। जब 1 ग्राम जल का ताप कितना? 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन तक बढ़ाने में जो ऊर्जा या जो कार्य होता है, बढ़ाने में जो आवश्यक ऊर्जा होती है या जो कार्य किया जाता है, आवश्यक ऊर्जा, या कहता है कि जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कि जो कार्य किया जाता है किसके लिए किया जाता है? टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, कि जल का ताप हम कितना बढ़ा दें? 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। तो उसके लिए जो हम कार्य करते हैं, जैसे इसमें हमने एक क्या लगा दी? रोटर मशीन लगा दी। इस रोटर मशीन से हम इसे क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। जब हमने इसको रोटेट किया, इसका टेम्परेचर मान लीजिए पहले था 15 डिग्री सेल्सियस, रोटेट करते करते कुछ टाइम के बाद इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 16 डिग्री सेल्सियस। और यहां जो हमने जल लिया है वो कितना लिया है? 1 ग्राम। तो 1 ग्राम जल का ताप कितना बढ़ाने हम? वो बढ़ाना होगा 1 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस जितना बढ़ता है उतना ही क्या बढ़ता है? केल्विन। यहां टेम्परेचर कितना बढ़ा आपका? 1 डिग्री सेल्सियस, तो उतना ही क्या बढ़ेगा आपका? केल्विन स्केल पे। ऐसे याद रखोगे, ठीक है? आगे अब आपसे कहता है कि जो इस 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन बढ़ाने में जो हमने कार्य किया है, जो हमने ऊर्जा दी है, जो हमने उष्मा पैदा करी है, वो क्या कहलाती है? 1 कैलोरी। उस उष्मा को हम क्या कहते हैं? 1 कैलोरी। और इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट है वो किस बंदे के थ्रू है? इसे कहते हैं जूल प्रभाव, यानी इसे हम जूल इफेक्ट कहते हैं। यानी ये जो काम दर्शाया है वो किस बंदे ने दर्शाया है? जूल ने दर्शाया है। इसे हम जूल प्रभाव या हम इसे क्या लिखते हैं? जूल इफेक्ट। अब आपसे पूछा जाए कि जूल इफेक्ट में 1 ग्राम पानी है, उसका कितना ताप बढ़ाने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए? कि 1 ग्राम पानी है, उसका 1 डिग्री बढ़ाना है, क्योंकि जूल प्रभाव में बात जो होती है वो 1 ग्राम किसके लिए? 1 डिग्री के लिए और 1 कैलोरी के लिए, तीनों एक के में रहेंगे। अब आपको पता है कि 1 कैलोरी जो है वो आपके जूल में कितना होता है? 4.1816 जूल के इक्विवेलेंट होता है। याद रखना कि 1 कैलोरी जो है वो आपकी कितने जूल के बराबर है? 4.1816। लेकिन एग्जामिनर पहले तो इस्तेमाल करता था इस यूनिट का 4.2 जूल का, लेकिन आज इस्तेमाल करता है किसका? इसका। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। नंबर 2, अगर आपसे कहे कि 1 किलो कैलोरी में, 1 किलो कैलोरी के अंदर कितना? 1 किलो कैलोरी में जूल होते हैं, तो 1 किलो कैलोरी में जो जूल होते हैं वो कितने होंगे? तो आपके पास 1 कैलोरी का पता है आपको, तो 1 किलो का मतलब होता है 1000। 1000 से गुणा कर दो किसको? 4.1816 जूल को। ऐसे हो सकता है, यानी कितनी जीरो है यहां? 3। तो यहां तक क्या है? फिट हो जाएगा काम। 4181.6 जूल। हो सकता है कि वो आपको कितनी दे सकता है? 4200 जूल भी दे सकता है, या आपको ये भी लिख के दे सकता है कि 4.2 किलो जूल। ऐसे कि इस तरीके से एग्जामिनर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन अराइज कर सकता है। तो आपकी मेहनत ही यहां पे रंग लाती है। चलिए अब बात आती है हमारे पास
कि हमने कैलोरी पढ़ दिया, हमने हीट पढ़ दी। हीट के बाद जो क्राइटेरिया आता है वो किसका आता है? तापमान का, कि व्हाट इज द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या है, ताप क्या है, कि तापमान क्या है, टेम्परेचर क्या है। इसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो प्यारे बच्चों कि व्हाट इज टेम्परेचर, कि टेम्परेचर क्या होता है, कि तापमान जो हमें ठंडे और गर्म का अनुभव करवाता है वो भौतिक राशि क्या कहलाती है? तापमान। और तापमान के लिए हमारे शरीर का कौन सा अंग अनुभव करता है? तो वो करती है त्वचा, यानी स्किन, यानी सेंसर इन ह्यूमन बॉडी फॉर हीट एज वेल एज द टेम्परेचर इज नॉन टू बी। तो वो सेंसर क्या है हमारी बॉडी के अंदर? वो है आपकी त्वचा। तापमान है क्या? कि जो जो हमें ठंडे या गर्म का अनुभव करवाए, कि जो हमें ठंडे या गर्म का अनुभव करवाए उसे हम क्या कहते हैं? तापमान। कि विच गिव रियलाइजेशन टू अस हॉट एज वेल एज कोल्ड, कि जो हमें रियलाइजेशन करवाती है ठंडे या गर्म का, उसे हम क्या कहते हैं? तापमान। कि जो हमें ठंडे या गर्म का अनुभव करवाए उस भौतिक राशि को हम क्या कहते हैं? तापमान। उसे हम नाम किसका देंगे? तापमान का नाम देंगे। और आपके पास जो मानव शरीर का सेंसर है, मानव शरीर का कौन सा अंग है जो तापमान का अनुभव महसूस करता है? तो वो तापमान का महसूस करने वाला अंग हमारे शरीर का सेंसर क्या होती है? त्वचा, यानी स्किन। तो स्किन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इंडिकेटर फॉर टेम्परेचर, और सेंसर टू मेजर टेम्परेचर एबिलिटी, कि कितना ठंडा है और कितना गर्म। लेकिन वो टेम्परेचर नहीं माप सकती, सिर्फ वो एबिलिटी है एक अनुभव करने की, एहसास करने की, रियलाइजेशन की। अब बात आती है कि तापमान मापने के लिए तापमापी सबसे पहले इन्वेंट किसने की? यानी तापमापी सबसे पहले लेके कौन आया? कि तापमान मापने का काम सबसे पहले जारी किसने किया? तो ये बंदा बहुत जबरदस्त है, जिसे हम फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं, जिसने सबसे पहले टेलीस्कोप की भी इन्वेंशन की है, जिसने जड़ताओं के भी नियम दिए हैं और जिसने गति के समीकरण भी दिए हैं। वो बंदा बहुत फेमस है। कि तापमापी बनाने का जो श्रेय जाता है, तो तापमापी बनाने का जो श्रेय जाता है वो उसी बंदे को जाता है जो आपका फादर ऑफ फिजिक्स है, जिसका नाम गैलीलियो गैलीलियाई है। ठीक है, तो इस बंदे ने क्या कहा था? इस बंदे ने कहा कि जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो गैसों में उष्मीय प्रसार होता है। ये बात इसी ने बोली थी पहले, लेकिन इसने खोज नहीं की। तो हमें इसने क्या बताया है कि ताप बढ़ने के साथ, उसने कहा कि ताप बढ़ने के साथ गैसों का उष्मीय प्रसार होता है। यानी गैसों का क्या होता है? प्रसार होता है, यानी गैस एक्सपेंड होती है। कि जैसे आप पानी गर्म कर रहे हो, पानी जैसे ही उबलने लगता है तो गैस उसमें बुलबुले बनकर क्या करती है? बाहर की ओर भागती है। इसका मतलब ताप बढ़ने के साथ गैसों में क्या होता है? प्रसार, फैलाव होता है। ऐसे ही जब तापमान बढ़ता है तो धरती पर हवाएं चलती है। तो यानी धरती पर जो हवा चलने का कारण है, फ्लो ऑफ एयर है, वो किसका रीजन है? टेम्परेचर डिफरेंस का है, ताप का कारण है। आगे, तो अब जो तापमापी है वो सबसे कॉमन तापमापी कौन सी होती है? यानी टेम्परेचर मेजरिंग स्केल, यानी थर्मोमीटर क्या होता है? कि यानी पारे और कांच की ट्यूब का संबंध, या जो अरेंजमेंट है, संबंध क्या है? ये अरेंजमेंट
यानी जो कांच की ट्यूब और पारे का अरेंजमेंट है ताप मापने के लिए, किसके लिए? ताप मापने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। उसे हम नाम क्या देते हैं? थर्मोमीटर यानी तापमापी। तो आपसे पूछा जाता है कि थर्मोमीटर क्या है, तो कांच की ट्यूब में भरा पारा ताप को मापता है, उसे हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। ये नॉर्मल टेम्परेचर मेजरिंग क्वांटिटी है। अब बात आती है कि पारे का इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि पारे का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें विस्तार भी होता है, यानी वो फैलता है, और वो क्या होता है? संकुचन भी होता है। तो विस्तार और संकुचन के कारण पारा क्या करता है? तापमान को मापता है। तो क्वेश्चन आता है कि तापमापी में यानी थर्मोमीटर में जो पारा है वो ताप मापता है किस प्रकार? कि जो पारा है वो ताप मापता है किस के कारण? तो पारा जो ताप मापता है वो किसके कारण मापता है? विस्तार और संकुचन। विस्तार और किसके कारण? संकुचन के कारण। यानी संकुचन क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना। सिकुड़न भी कह सकते हो। विस्तार और सिकुड़न या संकुचन के कारण, यानी एक्सपेंशन और कंप्रेशन के कारण, यानी फैलना और सिकुड़ना, ये जो गुण है पारे का, जिसके कारण पारा क्या करता है? ताप मापता है। जैसे ही क्या है, जर्क क्यों दिया जाता है? जैसे ही डॉक्टर या कोई क्लिनिक या कोई भी आपके बॉडी का टेम्परेचर जब मेजर करता है, जब आपको फीवर होती है या कोल्ड होता है, तो उस दौरान क्या आपके मुंह में थर्मामीटर लगा दिया जाता है पारे वाला। तो तब उसको मुंह में लगाने से पहले क्या करता है? डॉक्टर जर्क देता है, झटकाता है, यानी उसे क्या है? झटका मारता है। झटका क्यों मारा जाता है? जिससे पारे का लेवल क्या आ जाए? नीचे। पारा कहाँ आ जाए? नीचे। और पारे को हम जीवाणुरोधी करना चाहते हैं, जीवाणु उससे हटाना चाहते हैं, जर्म किलिंग करना चाहते हैं, तो हम उसको कभी गर्म नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि गर्म करने से, गर्म पानी में डालने से, ज्यादा गर्म पानी हो तो पारे का विस्तार क्या हो जाता है? ज्यादा। तो उसे नीचे लाना क्या हो जाता है? मुश्किल। या आपकी वो जो थर्मोमीटर है वो क्या हो सकती है? फट सकती है। किसके कारण? पारे के विस्तार के अधिक होने के कारण। क्योंकि जो पारा है वो उस थर्मोमीटर में एक केस नलिका है, एक कैपिलरी ट्यूब होती है, उसमें फिट होता है। हमने पढ़ा है कि जो पारा है वो कांच के साथ कभी चिपकता नहीं है। तो इसीलिए पारा क्या होता है? जैसे ताप बढ़ता है तो ऊपर जाता है, जैसे ताप हमने चेक कर लिया उसके बाद हम जर्क देकर वापस कहाँ ले आते हैं? उसे नीचे, या वो अपने आप धीरे धीरे क्या है? नीचे आता है। तो ये रीजन किसका है कि पारा जो है कांच को कभी भिगो नहीं सकता, और उस थर्मोमीटर में क्या लगी होती है? कि कैपिलरी लगी होती है, जो हम कांच की ट्यूब ले रहे हैं, जिसके साथ पारा कभी स्टिक नहीं होता। इसीलिए हम यूज किसका करते हैं? पारे का यूज करते हैं। आगे अब बात आती है प्यारे बच्चों हमारे पास है कि जो टेम्परेचर थर्मामीटर होता है, टेम्परेचर मेजरिंग जो स्केल होती है, उसके पास 2 पॉइंट होते हैं। तो तापमापी के पास कितने बिंदु होते हैं? तो तापमापी के पास 2 बिंदु होते हैं। तापमापी के पास 2 बिंदु होते हैं। तो 2 बिंदु कौन से होते हैं? एक होता है जल के बर्फ के जमाव के लिए हिमांक बिंदु। एक क्या होता है? हिमांक नियत बिंदु बोलते हैं इसे। हिमांक नियत बिंदु बनता है ये। तो यानी एक तो होता है हिमांक के साथ जुड़ा हुआ नियत बिंदु, जिसे हम डिनोट करते हैं LFP में, लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के अलावा इसका जो ओरिजिनल नेम होता है वो होता है फिक्स्ड पॉइंट। तो यानी लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो थर्मोमीटर में होता है वो किसका लिया जाता है? वो जल का हिमांक लिया जाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिया जाता है। कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, बर्फ बनने के लिए जो जल का हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो लोअर फिक्स पॉइंट का काम करता है। तापमापी के पास दूसरा बिंदु, जिसे हम नाम देते हैं उच्च नियत बिंदु, यानी दूसरा जो ताप बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं?
उच्च नियत बिंदु। उच्च नियत बिंदु को क्या कहा जाता है? अपर फिक्स पॉइंट, यानी अपर फिक्स पॉइंट, उच्च नियत बिंदु। ये किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ये दर्शाया जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, कि जो बॉइलिंग पॉइंट लिया जाता है किसका? ऑफ प्योर वाटर का, यानी शुद्ध जल का कवंथन बिंदु। क्या लिया जाएगा अपर फिक्स पॉइंट को? शुद्ध जल का कवंथन बिंदु, कि जो शुद्ध जल का कवंथनांक बिंदु होता है वो किसका काम करता है? अपर फिक्स पॉइंट का। और जो जल का हिमांक होता है वो काम किसका करता है? लोअर फिक्स पॉइंट का। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों हमारे पास टेम्परेचर और किसकी? हीट की। तो आज के सेशन में प्यारे बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में तापमापी के बारे में, ताप को कैसे मापा जाता है तो, और उष्मा का प्रसार कैसे होता है वो हम करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट सेक्शन में। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।